हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का ज्ञान सागर क्लासेस में। आज से स्टूडेंट्स हमारा सीएमए इंटरमीडिएट का न्यू सिलेबस का बैच स्टार्ट हो रहा है और सबसे पहले मैं आपको जो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। आज की पहली हमारी इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम लोग जानेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो हमारा न्यू सिलेबस का सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम इस बार पढ़ेंगे। इसके अलावा एग्जाम का पेपर पैटर्न किस तरीके से आता है, एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और हम अपनी स्टडी के दौरान कंटेंट को कहां कहां से कवर करेंगे, क्या क्या चीज़ों को पढ़ेंगे, इन सारी बातों को मैं पहली इंट्रोडक्शन क्लास में आपको समझाऊंगा। इसके साथ साथ हम एक चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, जो कि हमारा पहला चैप्टर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन और अपना क्लास। चलिए देखते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आज की पहली क्लास में हम बात करते हैं कुछ इंट्रोडक्शन की। देखिए, इंट्रोडक्शन क्लास में मैं सबसे पहले कुछ बेसिक बातों के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस को लेकर के। सीएमए इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस 2022 के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपके हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में एक डिस्कशन करते हैं। दूसरा दूसरा हम जानते हैं अपने एग्जाम के पैटर्न के बारे में। एग्जाम का जो पैटर्न है, क्योंकि स्टूडेंट्स अब ये पैटर्न जो है वो ऑफलाइन कर दिया गया है, तो ऑफलाइन पैटर्न के अंदर किस तरीके से पेपर आपके पास लिखने के लिए आएगा, इनके बारे में अपन बात करेंगे। और तीसरे पॉइंट में हम बात करते हैं अपने स्टडी कंटेंट के रिगार्डिंग कि कौन कौन से कंटेंट को हम अपने सिलेबस में कवर करने वाले हैं। तो देखिएगा, स्टडी कंटेंट में मैं बात करूंगा, सबसे पहले तो हमारा आता है सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल। सबसे पहले आता है सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल। एक तो हम स्टडी मटेरियल को कवर करेंगे मैंडेटरी तौर पर। दूसरा आता है यहां पर स्कैनर। स्कैनर का मतलब होता है पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि है बिट क्वेश्चंस, या मैं कहूं वर्क बुक के रूप में, जो कि सीएमए इंस्टीट्यूट अपनी साइट पर देता है। इसके बारे में मैं आपके साथ बातचीत करूंगा। तो एक एक करके डिटेल डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट सिलेबस के रिगार्डिंग कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स को स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सीएमए इंटरमीडिएट का जो आपका सिलेबस है, ये सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, तो इससे रिलेटेड मैं बातें स्टार्ट कर रहा हूं, उस बात को बड़े ध्यान से समझेंगे। देखिए, कई सारे स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ अगर सिलेबस की बात करते हैं तो बहुत सारा ऐसा कंटेंट भी आपको देखने को मिलेगा जो कि आपने 11th क्लास, 12th क्लास और फाउंडेशन लेवल पे पढ़ा हुआ है। ऐसे स्टूडेंट जो बीकॉम या कोई ग्रेजुएशन कोर्स को कंप्लीट करके आते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस टॉपिक को पढ़ चुके होते हैं। चलिए बात करते हैं, देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले सेक्शन ए जो है वो अकाउंटिंग फंडामेंटल्स के बारे में है, जो कि कुछ बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में बातचीत करेंगे। इसमें 4 फ्रेमवर्क हैं ऑफ अकाउंटिंग के: कंसेप्चुअल, लीगल, इंस्टीट्यूशनल और रेगुलेटरी बॉडीज। इसके अलावा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस क्या होते हैं, ये बिल्कुल थ्योरेटिकल चैप्टर है। फिर है कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस के बारे में, जो कि एक्सपेंडिचर और रिसीप्ट्स के बारे में बताता है कि कौन से खर्चे कैपिटल नेचर के हैं, कौन से रेवेन्यू नेचर के हैं। तो एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच में डिफरेंशिएट करके ये चैप्टर आपको बताएगा। इसके अलावा अकाउंटिंग साइकिल के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, डबल एंट्री सिस्टम, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सब्सिडरी बुक्स, फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। इसके अलावा जर्नल प्रॉपर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कैश बुक, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कैसे बनता है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनती है, डेप्रिसिएशन और बेड डेप्ट्स का ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट्स में कैसे किया जाता है। तो ये बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें जो आपने कहीं ना कहीं 11th क्लास में पढ़ रखी हैं, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर एक बार आपको बताया जाएगा। इसके बाद देखिए बात करते हैं सेक्शन बी।
सिलेबस के अंदर बेटा सेक्शन बी के अंदर क्या कवर किया गया है, तो इसमें अकाउंटिंग है स्पेशल ट्रांजैक्शंस की। स्पेशल ट्रांजैक्शंस में क्या क्या है, एक है बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, और एक चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पर जॉइंट वेंचर का। देखिए ये जो चैप्टर हैं ये आप अगर फाउंडेशन लेवल से जो स्टूडेंट आते हैं वो पढ़ चुके होते हैं, लेकिन बेटा यहाँ पर जो है एडवांस लेवल के अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये स्टडी कंटेंट जो भी आप पढ़ के आ चुके हैं इन सबको आपको एडवांस लेवल पर भी पढ़ना है। चलिए इसके बारे में बात करेंगे, 3 अलग अलग चैप्टर मैंने आपको बताया। इसके बाद सेक्शन सी जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहां पर आपके पास 3 प्रकार के चैप्टर आपको मिलेंगे। एक तो होगा आपके फाइनल अकाउंट से रिलेटेड, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, एक चैप्टर तो आपको फाइनल अकाउंट्स का पढ़ना है। दूसरा चैप्टर रहेगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मींस एनपीओ का, जो प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज होती हैं वो अपने अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाती हैं, तो इनके बारे में बातचीत करेंगे एनपीओ के रूप में। और तीसरा आपका चैप्टर रहेगा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का। ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो कि प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो नहीं कर सकते या उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती है अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करने की, डबल एंट्री सिस्टम को, तो वो अपनी अकाउंटिंग जो है वो रफ वर्क में या कच्चे में रिकॉर्ड करते हैं। और ऐसी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को या जिसको हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बोलते हैं उसको कंप्लीट कैसे किया जाएगा, इसके बारे में भी हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का आएगा पार्टनरशिप अकाउंटिंग। सेक्शन डी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप अकाउंटिंग। ये बहुत बड़ा चैप्टर है स्टूडेंट्स और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन कंफर्म आता ही आता है। पार्टनरशिप अकाउंटिंग की अगर मैं बात करता हूं तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग में आपने 12th क्लास के अंदर जो पढ़ा है वो तो कवर है ही, साथ में कई सारे इसमें एडिशनल टॉपिक भी पढ़े जाएंगे। जैसे इसमें बात करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, दो पार्टनरशिप फर्म का अमालगमेशन या कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी एंड सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू कंपनी, या अकाउंटिंग ऑफ एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कैसे की जाती है, इसके बारे में भी स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। सेक्शन सी के अंदर क्या क्या चैप्टर्स हैं, एक तो है आपका लीज अकाउंटिंग। दो प्रकार की लीज होती है बेटा, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज, और इसके रिगार्डिंग इस पूरा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, देखेंगे इसको। इसके अलावा एक चैप्टर आप पढ़ेंगे ब्रांच का और एक चैप्टर पढ़ेंगे डिपार्टमेंट का। देखिए जब भी आप किसी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो उसकी मल्टीपल ब्रांचेस या मल्टीपल डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, या आपने सुना होगा। तो ब्रांच वाइज अकाउंटिंग कैसे की जाती है और डिपार्टमेंटल वाइज अकाउंटिंग कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, अकाउंटिंग कैसे की जाती है, इन सारी बातों की डिटेल जानकारी हम इस चैप्टर में लेंगे। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हर कंपनी या हेड ऑफिस अपनी इंडिविजुअल ब्रांचेस या इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का प्रॉफिट लॉस एनालिसिस करने के लिए, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एनालिसिस करने के लिए वो अलग अलग अकाउंटिंग मेंटेन करता है, ताकि हर ब्रांच की और हर डिपार्टमेंट की अलग अलग प्रॉफिटेबिलिटी का अंदाजा लगाया जा सके या उसका एनालिसिस किया जा सके। तो ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, एक चैप्टर हम इसके रिगार्डिंग भी पढ़ेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर है आपका इंश्योरेंस क्लेम के रिगार्डिंग, जो कि है लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। देखिए कोई भी बिजनेसमैन, केवल मैं बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं, वो इन दो टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, एक स्टॉक पॉलिसी लेता है और एक प्रॉफिट पॉलिसी लेता है। और ये क्या होती है, इसमें क्लेम की कैलकुलेशन कैसे बनाई जाती है, तो ये एक हम दूसरा चैप्टर यहां पर और पढ़ेंगे। हालांकि मैं आपको पहला जो टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगा वो यही टॉपिक रहने वाला है, तो अभी इसके बारे में डिटेल बात हम करेंगे ही। इसके बाद अगला चैप्टर है आपका हायर परचेस एंड इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शन। देखिए जब भी कोई असेट्स या गुड्स को हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पर खरीदते हैं तो उस केस में फाइनल ओनरशिप कब ट्रांसफर मानी जाती है, जब हम इंस्टॉलमेंट का कंप्लीट पेमेंट कर देते हैं। सपोज हमने कोई भी असेट को परचेस करके लाए इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पर और हमने कहीं भी अगर डिफॉल्ट कर दिया अगले की इंस्टॉलमेंट पे करने में, तो जो वेंडर होगा वो उसके पास राइट होगा, अधिकार होगा कि वो अपनी असेट को उठा करके ले जा सकता है, जिसको हम एक प्रकार से सीज ऑफ असेट्स कह सकते हैं या रीपोजीशन कह सकते हैं। तो ऐसे केस के अंदर जो वेंडर बेचने वाला व्यक्ति है वो अपनी बुक्स में कैसे अकाउंटिंग करेगा, खरीदने वाला व्यक्ति है यानी परचेजर वो अपनी बुक्स में कैसे अकाउंटिंग करेगा, इन सारी बातों की जानकारी हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद देखिएगा
नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है सेक्शन एफ, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बात की गई है। देखिए स्टूडेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली अकाउंट्स को मेंटेन करने के या कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस, उसके रूल्स, रेगुलेशंस, ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में मेंशन होते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हर पर्टिकुलर आइटम की अकाउंटिंग करने का तरीका किस हिसाब से रखना चाहिए, ये सारी बातें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताई गई हैं। तो बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं मैं आपको बताऊं, और उसमें कई सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप अभी एफए के अंदर पढ़ेंगे, मींस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। कुछ आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक सब्जेक्ट है ग्रुप 2 के अंदर, वहां पढ़ेंगे। और कई सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप फाइनल में जाके पढ़ेंगे, जो कि कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का आपका सब्जेक्ट होता है। इसके बाद देखिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिएगा कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात की जा रही है, उसके मैंने देख लेते हैं। एक तो होगा आपका AS1, जो कि है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। एक है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की अकाउंटिंग कैसे की जाती है। बेसिकली बेटा आप लोगों ने डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग पढ़ी है, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में पढ़ी जाती थी, उसको अब खत्म करके AS10 के अंदर मर्ज कर दिया गया है। इसके बाद द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर चेंज या फ्लक्चुएशन कैसे आते हैं, ये हम लोग जो है AS11 के अंदर पढ़ेंगे। अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट AS12 की कैलकुलेशन कैसे बनेगी, गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग कैसे की जाती है, ये AS12 के अंदर पढ़ेंगे। और बोरोइंग कॉस्ट AS16 के अंदर, और ये अकाउंटिंग ऑफ टैक्स ऑन इनकम पर AS22 के अंदर पढ़ेंगे। तो एक काफी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जिसको हम देखने वाले हैं जब हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो बेटा ये मैंने आपको एक बार सिलेबस के बारे में बताया है, और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो बेटा सिलेबस है, ये काफी लेंथी सिलेबस है, और आपको जब मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं, आपको एक सेपरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बेटा कॉपी मेंटेन करनी है। इस कॉपी में सारे कॉन्सेप्ट, सारे रूल्स, रेगुलेशंस, अकाउंटिंग सब कुछ मैं लिखवाऊंगा आपको। इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का एक एक क्वेश्चन लाइन वाइज मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। इसके अलावा पास्ट एग्जाम में जितने भी स्कैनर्स के क्वेश्चन हैं, हर टॉपिक के बाद उस टॉपिक का मटेरियल के सारे क्वेश्चन करेंगे, प्लस उसके पास्ट एग्जाम के आए हुए सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे साथ के साथ, जैसे जैसे टॉपिक चलते चले जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, हम लोग यहां से आपको जो है ज्ञान सागर पब्लिकेशन की बुक आपको प्रोवाइड करेंगे। इस बुक की खास बात यही है कि यहां पर इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल और स्कैनर के सारे क्वेश्चंस तो कवर हैं ही, साथ में कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने यहां पर शामिल किए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन क्वेश्चंस को देना चाहिए, या ये और करने की प्रैक्टिस की नीड है बच्चों के लिए, तो मैंने वो भी डाले हैं, साथ में नोट्स भी डाले हैं। तो आपको वो बुक भी मिलेगी, उस बुक से भी हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली उसी बुक से पढ़ेंगे, लेकिन ये इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, ये पूरा कवर्ड होगा। अच्छा, और एक बात मैंने यहां पर एक और बात आपको करना चाहूंगा कि जो भी आप कॉपी के अंदर जितनी बातें मैं लिखवाऊंगा, सिस्टमैटिक मैनर में उसको नोट करते जाना है, कंप्लीट उसको नोट बनाने हैं प्रॉपर तरीके से, सारे क्वेश्चन को कॉपी में सही तरीके से आपको लिखते चले जाना है। चलिए अब बात करते हैं, देखिए सिलेबस के बारे में बात कर ली। सेकंड पॉइंट में बात कर रहा हूं आपके एग्जाम के पैटर्न के बारे में, जो कि आपका ऑफलाइन मोड के अंदर होगा। अब एग्जाम का पेपर पैटर्न किस तरीके से है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, चलिए देखेंगे। तो अब मैं बात कर रहा हूं पॉइंट नंबर 2, जो कि है आपका एग्जाम का पैटर्न। देखिए एग्जाम के पैटर्न के विषय में अगर मैं बात करूं, तो क्योंकि अब ऑनलाइन मोड के पेपर हटा दिए गए हैं इंस्टीट्यूट के द्वारा, सारे ही पेपर आपके जो है ऑफलाइन मोड के अंदर होंगे, मींस रिटर्न पेपर होंगे। 3 घंटे का पेपर आएगा, आपको पूरा पेपर लिखना होगा। अब ये पेपर देने का तरीका क्या होगा, या फिर किस तरीके का क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए यहां पर जो है 2 प्रकार के सेक्शंस आपसे पूछे जाएंगे। एक तो होगा आपका सेक्शन नंबर ए। सेक्शन नंबर ए जो है वो 4 प्रकार के क्वेश्चंस को कवर करता है। कौन कौन से हैं, एक बार बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो सेक्शन है वो रहेगा आपका एमसीक्यू का, जिसके अंदर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इस प्रकार से ये पार्ट जो है वो 10 मार्क्स आपके कवर करता है। सेकेंड पार्ट अगर मैं बात करूं, तो ये आपका रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स का। फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें बेटा 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा।
तो इस प्रकार से 5 मार्क्स आपके यहाँ पर कवर होंगे। तीसरा सेक्शन इसमें पूछा जाएगा, ये कंपलसरी पार्ट में होगा। मैं बता देता हूं, सेक्शन ए जो है वो कंपलसरी पार्ट में है। इसका मतलब यहां पर कोई चॉइस नहीं है। ये जो सेक्शन है ये कंपलसरी पार्ट में है और टोटल इसका जो कवरेज है बेटा, टोटल इसका जो कवरेज है वो आपका रहेगा 25 मार्क्स का। यानी मैंडेटरी तौर पर आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन को तो अटेम्प्ट करना ही है, यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट बातचीत करते हैं। इसके अलावा आपका एक जो तीसरा आपका इसमें सेक्शन आता है वो आता है मैच द फॉलोइंग का। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका रहेगा। तो टोटल यहां पर भी 5 मार्क्स आपके जो हैं वो कवर्ड होंगे। इसके बाद एक चौथा सेक्शन आपसे और पूछा जाएगा जो कि रहेगा ट्रू एंड फॉल्स के रिगार्डिंग, और इसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का। टोटल कवरेज इसकी भी कितनी रहेगी, 5 मार्क्स की कवरेज रहेगी। तो देखिए बेटा, इस तरीके से आप ये देख सकते हैं 10 और 5 15 और 5 20 और 5 25 नंबर का जो आपका कवरेज है वो सेक्शन ए से होगा, और ये कंपलसरी पार्ट में है, मतलब मैंडेटरी तौर पर आप इसको अटेम्प्ट करना ही करना होगा। अब इसके बाद बात करते हैं सेक्शन बी की। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं सेक्शन बी की। देखिए सेक्शन बी में अगर मैं बात करूं तो इस सेक्शन को मैं नाम दे रहा हूं डिस्क्रिप्टिव मोड। यानी कि इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे जिसको आपको रिटर्न पूरा लिख करके सॉल्व करके बताना है। हालांकि ऊपर वाला भी सब कुछ लिखना है, लेकिन वो शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, इनको आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। और ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट वाला जो सेक्शन है ये कवर करता है पेपर के 75 मार्क्स। मींस 15 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन जो है इसमें 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे और हर एक क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स का रहेगा। तो इस प्रकार से 75 मार्क्स ये पर्टिकुलर सेक्शन आपका कवर करेगा। ठीक है, 75 मार्क्स कवर करेगा। अच्छा, अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव मोड में जो 75 मार्क्स का कवरेज होगा उसमें आपको कोई चॉइस मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी बेटा। टोटल 7 क्वेश्चन आएंगे, 7 में से कोई से भी 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो यहां पर मैंने क्या बात बोली, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम 7 क्वेश्चंस। 7 में से कोई से भी 5 क्वेश्चंस को आपको यहां पर अटेम्प्ट करना है, और कोई से भी 5 क्वेश्चन आप यहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो इंपॉर्टेंट समझने की है वो क्या है, इस बात को समझना। देखिए 15 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है और 5 क्वेश्चन बनेंगे, टोटल 75 मार्क्स की कवरेज होगी। तो क्या 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनेगा वो अकेला क्वेश्चन बनेगा? देखिए बेटा, जनरल तौर पे मैं बता रहा हूं 90 to 95% केसेस के अंदर 15 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है। आपके या तो 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा या 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कई केस ऐसे हैं, या अभी लेटेस्ट अटेम्प्ट की बात करूं तो उसके अंदर जरूर 15 नंबर के क्वेश्चन आए हैं। बाकी इससे पहले इस 15 नंबर को जो है 2 पार्ट में कवर किया गया था। 7 नंबर का 8 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 10 का 5 का आ सकता है, 9 का 6 का आ सकता है। तो कैसे भी कॉम्बिनेशन बना करके वो 2 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो देखिए मैंने क्या बात बोली आपको कि जो इसके अंदर कवर करने का तरीका होगा वो क्या होगा। जैसे मान लो उसने एक क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जो कि एक पार्ट हो गया उसका 9 मार्क्स का और एक पार्ट उसका हो गया 7 मार्क्स का, सॉरी ये कर लेंगे अपन 6 मार्क्स का। एक सेक्शन उसने पूछा, मान लीजिए कि 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ लिया और एक क्वेश्चन उसने पूछ लिया 7 मार्क्स का। या और क्या ऑप्शन हो सकता है? इसके अलावा एक क्वेश्चन सपोज उसने 10 मार्क्स का पूछ लिया, एक क्वेश्चन उसने जो है वो 5 मार्क्स का पूछ लिया। हो सकता है पूरा एक क्वेश्चन वो 15 मार्क्स का भी पूछ ले। तो कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि 15 मार्क्स में
किसी भी प्रकार के कॉम्बिनेशंस के रूप में वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जनरल तौर पे स्टूडेंट में बता दूं, आपके 15 नंबर में 2 क्वेश्चन पूछेगा, और अगर मैं इससे बात का आइडिया लगाता हूं तो 10 क्वेश्चन आपके इस डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आएंगे जिसको आपको सॉल्व करना होगा। तो ये बात तो मैंने आपको बताई आपके एग्जाम के पेपर पैटर्न के बारे में, किस तरीके से ये 100 नंबर का पेपर कवर किया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट मैंने इसके अंदर आपका जो टॉपिक इंट्रोडक्शन में लिखा था वो था स्टडी कंटेंट। देखिए, स्टडी कंटेंट में मैंने आपको अभी बात बता चुका हूं पहले कि हम लोग इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल तो कवर करते ही हैं, सारे क्वेश्चन करवाते ही हैं चैप्टर वाइज, और पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन भी इसके अंदर कवर करते हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूट की साइट पे बिट क्वेश्चंस और वर्कबुक है, इसको मैं कवर कराता हूं। जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है तब रिवीजन क्लासेस, मैराथन क्लासेस में इसको कवर करते हैं। और इसके साथ साथ ये जो कंटेंट कवर करेंगे ये ज्ञान सागर पब्लिकेशन आपको बुक प्रोवाइड करेगा, उसमें सारा कुछ कवर होगा, और वही से हम लोग पढ़ाई करके इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, चलो, तो यहां तक की बात मैंने जो है वो आपकी सिलेबस और इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग कर ली है। अब इसके बाद जो है अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोई टॉपिक, जहां से हम अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स वो जो फाउंडेशन लेवल अभी दे करके आते हैं और उनके भी बीकॉम के करंट में एग्जाम होते हैं, तो बीकॉम के एग्जाम चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, जो फर्स्ट ईयर के अंदर टॉपिक्स आते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और जो हमारे इस कोर्स के अंदर कवर्ड हैं, पहले मैं उन टॉपिक्स को लूंगा ताकि आपके लिए पढ़ने में और आसानी हो। तो सबसे पहले मैं जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं उसका नाम है इंश्योरेंस क्लेम। तो आप लोग सभी हेडिंग डाल लेंगे इंश्योरेंस क्लेम। हाँ जी, इंश्योरेंस क्लेम की आप लोग हेडिंग डाल लेंगे। अब मैं आज की क्लास के अंदर आपका टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं सबसे पहले बेटा इंश्योरेंस क्लेम का। चलिए शुरू करते हैं अपना सबसे पहला चैप्टर, सीएमए इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस 2022 फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पहला टॉपिक है हमारा इंश्योरेंस क्लेम का। चलिए देखेंगे ध्यान से बेटा। देखिए, सबसे पहली बात तो इस चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम को पढ़ने से पहले कुछ बातों को समझते हैं। पहली बात तो ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं अकाउंटिंग में, इसके बारे में बातचीत करेंगे। इसमें क्या पढ़ना है इसके बारे में बातचीत करेंगे, और फिर हम इस प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंश्योरेंस क्लेम आपको नाम से समझ में आता है कि कोई ना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई गई होगी जिसका नुकसान होने पर, कोई भी पर्टिकुलर नुकसान होने पर उसका क्लेम हम इंश्योरेंस कंपनी से मांगने जाएंगे। अब बात यह आती है साहब, कौन से प्रकार के नुकसान की पॉलिसी हमने ले रखी है जिसका क्लेम हम इंश्योरेंस कंपनी से मांगना सीखेंगे, उसके बारे में यहां पर हमको बातचीत करनी है। देखिए बेटा, जनरल तौर पे आप अपनी लाइफ में बहुत टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसीज देखते हैं। जैसे मैंने बोला, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, या मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, कोई असेट की इंश्योरेंस हो गया, स्टॉक का इंश्योरेंस हो गया, प्रॉफिट का इंश्योरेंस हो गया। तो यहां पर कौन से प्रकार के इंश्योरेंस पॉलिसीज को कवर किया जाएगा? तो बेटा मैं बता दूं, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे अपने बिजनेस से रिलेटेड ऐसी पॉलिसीज के बारे में जो जनरल तौर पर हर प्रकार का बिजनेसमैन कवर करवाता ही करवाता है। इसमें बेटा दो टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसी हमको देखने को मिलती हैं। एक होती है बिजनेसमैन के रिगार्डिंग स्टॉक पॉलिसी, और दूसरी होती है प्रॉफिट पॉलिसी। स्टॉक पॉलिसी बड़े आसानी से और आसान शब्दों में आप इसको समझ सकते हैं कि सपोज किसी बिजनेस के अंदर आग लग जाती है, और आग लगने के कारण से स्टॉक का नुकसान हो जाता है, वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है। तो ऐसे केस में जो बिजनेसमैन या ट्रेडर होता है वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम रिसीव करके अपने नुकसान की भरपाई कर सकता है। तो स्टॉक का नुकसान तो आपको समझ में आ गया। दूसरा बेटा, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट के नुकसान का क्लेम निकालना। बेटा इस चैप्टर को दो पार्ट में पढ़ा जाएगा। एक तो पढ़ा जाएगा आपका स्टॉक पॉलिसी के रूप में, दूसरा पढ़ा जाएगा प्रॉफिट पॉलिसी के रूप में। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ये प्रॉफिट पॉलिसी का मतलब क्या है, ये प्रॉफिट का क्लेम निकालना किसे कहते हैं? चलिए इस बात को अब ध्यान से सुनते हैं। देखिए, प्रॉफिट का मतलब क्या, सपोज कोई एक फाइनेंशियल ईयर है, एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं, वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और बिजनेस में 1 जुलाई को आग लग जाती है। तो बेटा यहां पर व्यापार कितने टाइम पीरियड तक हुआ? तो आप बोलेंगे सर 3 महीने हुआ। कौन कौन से? अप्रैल,
मई और जून 3 महीने व्यापार हुआ और 1 जुलाई को बिजनेस में आग लग गई। क्या बिजनेस में जिस पर्टिकुलर डे पर आग लगती है उसी अगले दिन से बिजनेस चालू हो जाता है? नहीं। आप कहेंगे सर उसी दिन अगले दिन थोड़ा ना स्टार्ट कर देंगे, अभी तो पहले उसका रिवाइव करवाना पड़ेगा। जो बिजनेस डिसलोकेट हो चुका है, खराब हो चुका है, उसको पहले ठीक करना पड़ेगा। ठीक करके हम उसको व्यापार को कंटिन्यू करेंगे। सपोज मैंने बोला जो बिजनेस का रिवाइवल पीरियड है वो 3 महीने का है। 3 महीने का मतलब जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया। मींस उस 3 महीने में उस प्रॉपर प्लेस पर आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो अगर 3 महीने तक वहां पर बिजनेस नहीं कर सकते, इसका मतलब वहां पर पहले अगर कर पाते तो कुछ ना कुछ सेल जनरेट करते, और सेल जनरेट करते तो सेल पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाते। क्योंकि अब आप इस 3 महीने वहां व्यापार नहीं कर पाएंगे तो ना आपकी सेल होगी, ना उस पर प्रॉफिट कोई कमा पाएंगे। तो ऐसे केस में जो प्रॉफिट का नुकसान होगा, उस प्रॉफिट के नुकसान का क्लेम आप इंश्योरेंस कंपनी से मांगते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को एक्सेप्ट भी कर लेती है। तो बहुत ही सिंपल बात क्या समझ में आई कि जो भी हमारे बिजनेस का डिसलोकेशन पीरियड रहता है या रिवाइवल पीरियड रहता है, उस दौरान हम जो व्यापार कर सकते थे और सेल जनरेट कर सकते थे वो अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे बिजनेस में आग लग चुकी है। और इस कारण से जो हमारे प्रॉफिट का नुकसान है, वो प्रॉफिट के नुकसान का क्लेम भी इंश्योरेंस कंपनी हमको प्रोवाइड करती है। और ये वाला जो टॉपिक है वो मैं आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के सेकंड पार्ट में पढ़ाऊंगा। तो पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे स्टॉक पॉलिसी और दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रॉफिट पॉलिसी। चलिए बेटा, ये बात तो मैंने जनरल आपके साथ इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कर ली। अब सारी बातों को लिखते चलते हैं और समझते चलते हैं। चलिए देखेंगे बेटा, सबसे पहले आप लिखेंगे अ बिजनेसमैन may have two types of इंश्योरेंस पॉलिसी। एक बिजनेसमैन की दो टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती है। कौन कौन सी? पहली, हाँ जी, यहां तक की बात नोट कर लेंगे, बात समझ में आ गई होगी सभी स्टूडेंट को। कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। चलिए, पहले टाइप की पहली पॉलिसी मैंने आपको बताई, फॉर लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर। आग लगने के कारण से अगर कोई भी प्रकार के स्टॉक का नुकसान होता है तो उसका क्लेम आपको कैसे मांगना है, एक पार्ट में तो ये आप पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस के डिसलोकेशन या डिसलोकेट हो जाने के कारण से जो हमारे प्रॉफिट का नुकसान है, उस प्रॉफिट के नुकसान इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम के रूप में कैसे मांगेंगे, ये हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये दो टाइप की पॉलिसीज को हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। तो पहली आप हेडिंग डाल लेंगे क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। चलिए, यहां तक की बात आप सभी स्टूडेंट एक बार नोट कर लेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब मैं बात कर रहा हूं क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक का मतलब क्या है, इसमें पढ़ना क्या है। अब बेटा बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, क्या बात मैं बोल रहा हूं। सबसे पहला सेक्शन इंश्योरेंस पॉलिसी का जो है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं स्टॉक पॉलिसी के रिगार्डिंग। तो आप लोग यहां पर ब्रैकेट में लिख भी लें, मैं बात कर रहा हूं स्टॉक पॉलिसी के रिगार्डिंग। देखिए बेटा, जनरल बात आपके दिमाग में क्या समझ में आती है कि
किसी भी रीजन के कारण से सपोज बिजनेस के अंदर आग लग जाती है, आग लग जाती है तो बेटा स्टॉक जल जाता है, स्टॉक का नुकसान हो जाता है। अब इस नुकसान का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से कैसे मांगा जाता है या कैसे मांगा जा सकता है? तो बहुत ही आसान शब्दों में अगर मैं बोलूं तो आप अपने नुकसान का एक परफॉर्मा बनाएंगे, एक हिसाब किताब बनाएंगे, साहब हमारे कितने स्टॉक का नुकसान हो गया है, कितना स्टॉक जल गया। आप एक नोट प्रिपेयर करेंगे और उस नोट को ले जाकर के इंश्योरेंस कंपनी को दे देंगे, बताएंगे कि साहब हमारा जो है इतने स्टॉक का जो है वो नुकसान हो गया है। इंश्योरेंस कंपनी आपके नोट को देखेगी और देख करके आइडिया लगाएगी कि क्या इतने स्टॉक का नुकसान हुआ है, और अगर इंश्योरेंस कंपनी उससे सेटिस्फाइड होती है तो वो आपको उतने का क्लेम प्रोवाइड कर देगी। लेकिन ये सारी कैलकुलेशन जो है वो एक थोड़ा डिफरेंट तरीके से होगी, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, पर जनरली इसी तरीके से आपको कैलकुलेशन बनानी होगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात मैंने क्या बोली कि आपको अपने स्टॉक के नुकसान का एक परफॉर्मा या एक नोट प्रिपेयर करना है और इंश्योरेंस कंपनी पे पास जाकर के उसको क्लेम के रूप में मांग लेना है। चलिए, अब इसमें क्या क्या बातें आपको समझनी है वो बातें मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे। देखिएगा, चलिए लिखेंगे, व्हेन, एक सेकेंड, चलिए अब इसमें लिखेंगे व्हेन स्टॉक in a business is destroyed by fire, then trader or businessman take a policy, या इसको आप लिखेंगे when trader or businessman prepare a note for loss of stock and claim accepted by insurance company as per prescribed manner। चलिए, क्या बात मैंने लिखवाई कि व्हेन स्टॉक इन अ बिजनेस इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जब कोई भी स्टॉक बिजनेस के अंदर नुकसान हो जाता है आग लगने के कारण से, तो ट्रेडर और बिजनेसमैन एक नोट प्रिपेयर करता है किस चीज का, लॉस ऑफ स्टॉक का, कितना उसका नुकसान हुआ है, एंड क्लेम एक्सेप्टेड बाय, उस केस में इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है, एज पर प्रिस्क्राइब्ड मैनर के थ्रू वो एक्सेप्ट कर लेती है। अब इस पर्पज से जो कैलकुलेशन लॉस ऑफ स्टॉक की बनाई जाती है उसकी कैलकुलेशन का तरीका क्या है, जिसको मैं आपको कुछ स्टेप्स के रूप में समझाऊंगा। चलिए आगे लिखेंगे बेटा, फॉर दिस पर्पस फॉलोइंग स्टेप्स विल बी फॉलोड बाय बिजनेसमैन। अब क्या क्या स्टेप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगने के रूप में किए जाते हैं, सबसे पहले मैं उसकी बात करता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में बेटा सबसे पहला काम हम करेंगे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का, कि हमारे स्टॉक का कितना नुकसान यहां पर हुआ है। सबसे पहले हम इसकी कैलकुलेशन बनाएंगे। चलिए अब इसमें लिखेंगे देयर आर टू टाइप ऑफ स्टॉक इन बिजनेस। कौन कौन से टाइप के स्टॉक बिजनेस के अंदर होते हैं? तो एक पार्ट तो मैंने बात करी काउंटेबल नेचर स्टॉक, और दूसरी बात मैंने करी नॉन काउंटेबल नेचर स्टॉक।
नॉन काउंटेबल नेचर स्टॉक। चलिए, अब पहले बेटा यहां तक की बात को नोट कर लेंगे और फिर इसको एक बार समझते हैं। देखिएगा, देख बेटा, सबसे पहले मैंने बात करी यहां पर साहब दो टाइप के स्टॉक होते हैं, एक होता है काउंटेबल नेचर स्टॉक और दूसरा होता है नॉन काउंटेबल नेचर स्टॉक। क्या है पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर इसको लिखते हैं। देखिए, नाम से समझ में आता है बेटा, काउंटेबल नेचर स्टॉक का मतलब ऐसा स्टॉक जिसको हम फिजिकली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं, वेरीफाइड कर सकते हैं कि कितने स्टॉक का नुकसान हुआ है, वो काउंटेबल नेचर का स्टॉक हो गया, जिसको हम आसानी से ये पता लगा करके इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम के रूप में मांग सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मान लो सपोज एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या कार की ट्रेडिंग कंपनी है, उसके स्टॉक के अंदर 50 कारें रखी हुई हैं और आग लगने के कारण से सपोज 30 कारें जल जाती हैं, 20 कारें बच जाती हैं। तो ऐसे केस के अंदर कोई भी नोट प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली हम फिजिकली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि कितने स्टॉक का नुकसान हमारा हो गया है। हम फिजिकली वेरीफाइड कर सकते हैं कि कितने स्टॉक का नुकसान हुआ है और उतना क्लेम हम इंश्योरेंस कंपनी से जाकर के मांग लेंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? सिंपल बात, क्लियर है? चलो, तो काउंटेबल नेचर स्टॉक का मतलब क्या हो गया? ऐसा स्टॉक जो कि इजीली फिजिकली वेरीफाइड किया जा सकता है, इजीली देखा जा सकता है, वो आपका काउंटेबल नेचर स्टॉक हो गया। यहां पर तो कोई समस्या नहीं है, कोई नोट को प्रिपेयर नहीं करना। बट लेकिन अगर स्टॉक सपोज नॉन काउंटेबल नेचर का है, आप काउंट नहीं कर सकते कि कितने स्टॉक का नुकसान हुआ है, ऐसे केस में बेटा आपको नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा और वहां से हम कैलकुलेट करके इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सिंपल बात है। चलिए, अब सबसे पहले मैं बात करता हूं काउंटेबल नेचर स्टॉक की। तो लिखेंगे आप मेरे साथ साथ पॉइंट नंबर ए, काउंटेबल नेचर स्टॉक। लिखेंगे, पहले आप यहां तक की बात एक बार नोट कर लेंगे। यहां तक की बात बेटा स्टूडेंट एक बार नोट कर लो, फिर अपना आपको इसके बारे में लिख पाता हूं मैं। चलिए, यहां तक की बात नोट कर लिया आपने। हाँ जी, इसमें लिखेंगे एक्चुअल वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, एक्चुअल वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, और इट कैन बी physically identified that how much stock lost by fire and calculate the value of loss of stock from the records available and can claim the amount from the insurance company, from the इंश्योरेंस कंपनी। चलिए, मेरी बात आपको समझ में आ गई? कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है बात यहां तक की? तो काउंटेबल नेचर स्टॉक के बारे में बातचीत कर ली हमने, क्या होता है, यहां तक की बात को आपको नोट कर लेना है। इसके बाद सेकंड पॉइंट हम डालेंगे नॉन काउंटेबल नेचर स्टॉक। इसके बाद सेकंड पॉइंट डालेंगे नॉन काउंटेबल नेचर स्टॉक। चलिए, इसमें लिखेंगे इफ स्टॉक इज ऑफ नॉन काउंटेबल नेचर, non countable nature
नॉन काउंटेबल नेचर और कैन नॉट बी physically valued, then we prepare a note and we prepare a note from the available records and find the value of loss of stock and claim will be lodged to the insurance company. To the insurance company. To the insurance company. आगे लिखेंगे the note will be prepared is known as memorandum ट्रेडिंग अकाउंट। और जो नोट हम प्रिपेयर करते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से जानते हैं। चलिए यहां तक की बात को नोट कर लेंगे। तो नॉन काउंटेबल नेचर का स्टॉक मतलब ऐसा स्टॉक जिसको बेटा फिजिकली वेरीफाइड नहीं किया जा सकता, काउंट नहीं किया जा सकता। ऐसे केस में हम नोट प्रिपेयर करते हैं और उस नोट को मैंने क्या नाम दिया? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट नाम दिया। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू हम पता लगाएंगे कि कितना एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आग लगने के समय पर हमारे स्टॉक में या बिजनेस में अवेलेबल था, जिसका नुकसान हो गया है और हमको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम के रूप में मांगना है। चलिए अब बात करते हैं कि सर ये नोट बनाया कैसे जाता है। चलिए देखेंगे अब ध्यान से। तो अब मैं बात कर रहा हूं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट की। देखिएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, particulars amount। चलिए अब आगे की बात सुनिएगा। अब देखिए बेटा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ये नोट नॉट काउंटेबल नेचर के स्टॉक के लिए कैसे बनाना है इस बात को समझते हैं। सुनना मेरी बात को ध्यान से। देखिए बेटा सपोज मैंने बोला कि अपना जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और बिजनेस में आग कब लगती है? 1 जुलाई को आग लगती है। व्यापार कितने महीने हुआ? तो आप कहेंगे सर 3 महीने व्यापार हुआ, अप्रैल, मई और जून, और 1 जुलाई को बिजनेस में आग लग गई। तो इस 3 महीने जो व्यापार हुआ इसका लेखा जोखा इस पर्टिकुलर अकाउंट में लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा इस बात को समझना। सबसे पहले तो आपको यह बात पता होगी कि साल के शुरुआत में ओपनिंग स्टॉक बिजनेस के पास कितना अवेलेबल था। इसके बाद अप टू द डेट ऑफ फायर तक आपने परचेस कितनी की है? तो अप टू द डेट ऑफ फायर, आग लगने तक आपने बिजनेस के अंदर परचेस कितनी की है? इसके अलावा कोई भी प्रकार का डायरेक्ट एक्सपेंस अगर आपने बिजनेस में किया है जो कि अप टू द डेट ऑफ फायर तक है उसको भी कंसीडर करना है। और कोई भी प्रकार की सेल्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है बाय सेल्स, और यह भी कब तक की लेनी है? अप टू द डेट ऑफ फायर, आग लगने की डेट तक की सेल भी आपको यहां पर
लेनी है। मेरी बात समझ में आ गई? तो अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं क्या काम कर रहा हूं। बेसिकली एक ट्रेडिंग अकाउंट जैसे बनाया जाता है, कुछ उसी तरीके से मैं आपके सामने बना रहा हूं, जिसमें आपके पास ओपनिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन होगी, अप टू द डेट ऑफ फायर तक परचेज कितनी करी है, खर्चे कितने किए हैं, सेल्स की इंफॉर्मेशन अप टू द डेट ऑफ फायर तक की कितनी है, मींस उस 3 महीने की कितनी है उसकी इंफॉर्मेशन पुट करी, और एक स्पेसिफिक जीपी रेट बेटा यहां पर लेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं अभी नेक्स्ट पार्ट में आपको समझाऊंगा। ये अज्यूम करो कि एक पर्टिकुलर जीपी रेट की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में अवेलेबल होगी, जो कि हमको कंसीडर करने के लिए बोली जाएगी। तो सेल्स से अगर जीपी रेट को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। और अब मैं बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकता हूं एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और ये आपका कैसे निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा। ये आपका बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा। चलिए इस अकाउंट को आप नोट कर लेंगे। हाँ जी, चलिए बेटा बहुत सिंपल सी बात, मैंने आपको क्या बात बताई, ये नोट प्रिपेयर करना है नॉन काउंटेबल नेचर के स्टॉक के अंदर। तो इसमें आपको स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल्स की इंफॉर्मेशन अप टू डेट ऑफ फायर तक की अवेलेबल होगी। इस सेल को एक पर्टिकुलर जीपी रेट से मल्टीप्लाई करके ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, और बैलेंसिंग फिगर से आप एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे। वो स्टॉक जो कि एस्टिमेटेड वैल्यू एट द टाइम ऑफ फायर आपके बिजनेस में अवेलेबल थी। तो जब हमारे बिजनेस के अंदर आग लगी होगी या किसी बिजनेस में आग लगी होगी, तो उस वक्त बिजनेस के अंदर कितना स्टॉक अवेलेबल था उसकी इंफॉर्मेशन हमको मिल गई। तो ये कैलकुलेशन मैंने कैसे बनाई, ये बात समझ में आ गई होगी। अब इस स्टॉक में से कितना स्टॉक आपने जलने से बचा लिया उसको माइनस कर दोगे, तो बाकी का लॉस ऑफ स्टॉक का नुकसान आपको पता लग जाएगा। इसके बारे में आगे बातचीत करेंगे। पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि आग लगने के समय पर हमारे पास स्टॉक अवेलेबल था कितना, जिसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना करके। मेरी बात समझ में आ गई? यहां तक की बात को नोट कर लेंगे। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा यहां पर मैंने आपको एक बात बताई कि साहब ये ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन है कि स्पेसिफिक जीपी रेट के थ्रू करते हैं। सवाल ये पैदा होता है सर ये कौन सी जीपी रेट लेनी है, ये कौन से जीपी रेट की आप बात कर रहे हैं, या इस जीपी रेट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो बेटा बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना है, जो बात मैं आगे बताने जा रहा हूं। देखिए बेटा जब हम जीपी रेट की कैलकुलेशन बनाते हैं तो ये कब बनाई जाती है, जब हम साल के अंत पे एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। जब बेटा साल के अंत में एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है तभी एक्चुअल जीपी रेट हमारी निकाली जाती है, क्योंकि ये अकाउंट जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है ये साल के बीच में बन रहा है। तो आप यहां पर जो जीपी रेट लेंगे वो कौन सी जीपी रेट लेंगे, कौन सी जीपी रेट आपको कंसीडर करनी है, इसको लेकर के बेटा 3 बातें बोली गई हैं। पहले मैं आपको ओरली समझा रहा हूं, फिर मैं इस बात को लिखवा दूंगा। 3 प्रकार की जीपी रेट कैसे कंसीडर करनी है उस बात को समझना। जनरली सवाल में पहले टाइप में आपको बता रहा हूं, साल के बीच में जब आग लगी है तब कौन सी जीपी रेट लेनी है। क्वेश्चन के अंदर वो इंफॉर्मेशन दे देगा, साहब ये जीपी रेट लेनी है, तो उसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना, उस जीपी रेट को ले लेना। दूसरा, कई बार वो इंफॉर्मेशन पिछले साल के एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने से रिलेटेड दे देता है। तो आपको ऐसे केस में क्या करना है, पिछले साल का एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और वहां से जीपी रेट निकालनी है। और आपको सवाल में बोलेगा जो पिछले साल का जीपी रेट था उसी जीपी रेट को करंट ईयर में कंसीडर करना है। कुछ वेरिएशन के लिए बोलता है तो आपको कंबर्ट कर लेना है अकॉर्डिंगली, अगर इंफॉर्मेशन गिवन है, और उस जीपी रेट को काम में ले लेना है। तो 2 बातें क्या बताई, या तो सवाल में उसने एक्चुअल जीपी रेट ले ली तो उसको कंसीडर कर लो, और अगर सवाल में एक्चुअल जीपी रेट नहीं दे रखी तो पिछले साल के एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा। हमको पिछले साल का एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और वहां से जो जीपी रेट निकाली जाएगी वो करंट ईयर में कंसीडर कर लेनी है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? चलिए क्लियर है बात। अब बात करते हैं तीसरी। कई बार सवाल में क्या होता है कि वो पिछले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल की जीपी रेट आपको दे देता है। तो ऐसे केस में आपको एवरेज जीपी रेट कंसीडर करनी है, उन सब जीपी रेट्स का आपको एवरेज कर लेना है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? तो ये तीनों बातें जो मैंने आपको जीपी रेट के रिगार्डिंग बताई है, इसको एक बार मैं आपको लिखवा देता हूं। चलिए अब
इसके बाद नीचे आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेट, जिसको मैं शॉर्ट में क्या बोलूंगा, जीपी रेट। चलिए अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। इसमें लिखेंगे देयर आर 3 situations for जीपी रेट। सबसे पहली, if information is given in the question regarding GP rate, then it will be considered। अगर सवाल में जीपी रेट के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो उस पर्टिकुलर जीपी रेट को आपको ले लेना है, पहली बात। पॉइंट नंबर 2, इफ इंफॉर्मेशन about GP rate is not given, then information is given related to actual trading account of last financial year So in that case we prepare actual trading account of last financial year So in that case we prepare actual trading account of last financial year and calculate GP rate and considered accordingly। चलिए, तो मैंने आपको क्या बात बताई, अगर इंफॉर्मेशन जीपी रेट की क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है तो इंफॉर्मेशन आपको प्रीवियस ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट की बनाने को लेकर के देगा, और ऐसे केस में हमको प्रीवियस ईयर का एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है जहां से हमको एक्चुअल जीपी रेट निकालनी है और उस एक्चुअल जीपी रेट को हमको कंसिडर करना है। अब सवाल ये आती है कि साहब जीपी रेट निकालेंगे कैसे, तो इसमें लिखेंगे जीपी रेट की कैलकुलेशन बनेगी ग्रॉस प्रॉफिट of last financial year divided by sales of last financial year multiply 100। भाई अगर हम पिछले साल का एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट भी पता लग गया, लास्ट ईयर की सेल्स भी पता लग गई, और हम इसकी वैल्यू को पुट करके क्या निकाल सकते हैं, एक्चुअल जीपी रेट निकाल सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन पिछले साल का जीपी रेट निकाल लिया और उस जीपी रेट को हम करंट ईयर में क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। चलिए, और एक तीसरी बात और मैं आपको बता देता हूं, उसको और समझ लेंगे। इफ इंफॉर्मेशन अबाउट
GP rate is given for more than 2 years are given, then we consider average GP rate. और मैंने आखिरी पॉइंट क्या लिखवाया आपको कि अगर 2 साल या 2 से ज्यादा सालों की जीपी रेट की इंफॉर्मेशन गिवन है तो ऐसे केस में आपको एवरेज जीपी रेट कंसिडर करनी है करंट ईयर के पर्पस से। तो बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग इतनी बात रखेंगे जितनी बात मैंने अभी तक कराई है। एक बार मैं 2 मिनट में इसका रिकैप कर देता हूं और हम आज की क्लास को फिर ओवर करते हैं। यहां तक की बात आपने नोट कर ली होगी, बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए क्या क्या बातें मैंने अभी तक इस चैप्टर में बताई इसको 2 मिनट में रिकैप कर लेते हैं। देखिए आज की क्लास में हमने जो स्टार्ट किया टॉपिक वो था फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर इंश्योरेंस क्लेम। देखिए मैंने आपको बताया साहब इंश्योरेंस क्लेम के अंदर हम लोग जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो बिजनेस से रिलेटेड होंगी पॉलिसीज। 2 टाइप की पॉलिसीज को डिस्कस करेंगे, एक होगी स्टॉक पॉलिसी, दूसरी होगी प्रॉफिट पॉलिसी। स्टॉक पॉलिसी में स्टॉक के नुकसान का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से कैसे मांगना है ये मैं आपको सिखाऊंगा। प्रॉफिट पॉलिसी में प्रॉफिट का नुकसान इंश्योरेंस कंपनी से कैसे मांगना है इसका क्लेम मैं दूसरे पार्ट में सिखाऊंगा। सबसे पहले मैंने स्टॉक पॉलिसी में स्टॉक के नुकसान का क्लेम आपको बताया। इसमें बेटा सबसे पहले मैंने आपको बात करी कि साहब आप एक नोट प्रिपेयर करेंगे एज अ बिजनेसमैन जिसमें आप इस बात की इंफॉर्मेशन लिखेंगे कि कौन कौन से या कितने स्टॉक का आपका नुकसान हुआ है और वो ले जाकर के इंश्योरेंस कंपनी को दे देंगे और इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम प्रोवाइड कर देगी। मेरी बात क्लियर हो गई, बात समझ में आपको आ गई। अब सवाल ये पैदा होता है सर स्टॉक कितने टाइप का होता है, तो मैं आपको बताऊं बेटा 2 टाइप का स्टॉक होता है। एक होता है काउंटेबल नेचर स्टॉक, दूसरा होता है नॉन काउंटेबल नेचर स्टॉक। काउंटेबल नेचर स्टॉक मतलब जिसको हम इजीली फिजिकली वेरीफाइड कर सकते हैं, आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि कितने स्टॉक का नुकसान हुआ है और डायरेक्टली आइडेंटिफाइड करके हम अपने रिकॉर्ड्स में से उसकी वैल्यू को चेक करेंगे और इंश्योरेंस कंपनी से जाकर के क्लेम की डिमांड रख देंगे। लेकिन अगर नॉन काउंटेबल नेचर का स्टॉक है तो ऐसे केस के अंदर हमको नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा और उस नोट के माध्यम से हम ये कैलकुलेट करेंगे कि कितना एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर हमारे बिजनेस में अवेलेबल था। और ये नोट का नाम मैंने क्या बोला, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में बेटा ओपनिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन होगी, परचेस अप टू द डेट ऑफ फायर, सेल अप टू द डेट ऑफ फायर, खर्चों की इंफॉर्मेशन अप टू द डेट ऑफ फायर तक की आपको लेनी है। सेल पर एक स्पेसिफिक जीपी रेट आपको क्वेश्चन में मैंने आपको बताया या तो इंफॉर्मेशन गिवन होगी या पिछले अकाउंट साल का जो जीपी रेट था वो कंसीडर करना है एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट बना करके, या अगर आपको मोर देन 2 इयर्स का जीपी रेट दे रखा है तो उनका एवरेज जीपी रेट कंसीडर करना है। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब आप बैलेंसिंग फिगर से एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन निकालेंगे जो कि एट द टाइम ऑफ फायर आपके बिजनेस में अवेलेबल था। तो मैंने सबसे पहले बेटा आपको यह बताया है कि स्टॉक का वैल्यूएशन करना कैसे है, मींस कितना एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर बिजनेस के टाइम पे अवेलेबल था उसकी कैलकुलेशन कैसे बनानी है। तो यहां तक की बातें आप लोगों को होप सो स्टूडेंट्स मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसके आगे का प्रोसेस किस तरीके से होगा इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम की कैलकुलेशन से रिलेटेड वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में बेटा इतना रखते हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की बातों को लेकर के। तो तब तक के लिए धन्यवाद।